हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। विधिक शिक्षा के सेगमेंट में एक बार फिर आपके साथ हूं मैं, आपका मित्र मनमोहन जोशी। और आज हम बात करेंगे सीआरपीसी के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर, जिसे सर्च या सर्च वारंट के नाम से जाना जाता है। तलाशी और तलाशी का वारंट। तो तलाशी का वारंट कब जारी किया जाता है, कौन जारी कर सकता है, किस बात के लिए सर्च वारंट जारी किया जाएगा, सर्च कैसे किया जाता है, अगर सर्च करने के लिए कोई आपके स्थान पर आया है तो आपके क्या अधिकार हैं, आज हम इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। तो इससे पहले कि मैं लेक्चर स्टार्ट करूं, आप लिसनिंग लर्निंग मोड पे आ जाइए, हेडफोन ऑन कर लीजिए, नोटबुक ऑन कर लीजिए, पेन ऑन कर लीजिए, क्योंकि जिन बातों को मैं बताऊंगा वो आपको नोट डाउन करना है। और यकीन मानिए, इस लेक्चर के बाद सर्च और सर्च से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन आपके मन में नहीं रह जाएगा। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कारण है कि प्री और मेंस दोनों ही एग्जामिनेशन में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। अगर आप एडवोकेसी कर रहे हैं, अगर आप वकालत कर रहे हैं, तो एक एडवोकेट के लिए इस बारे में जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। और अगर आप मजिस्ट्रेट हैं, आप ऑलरेडी पोस्टेड हो चुके हैं, एज ए जज आप काम कर रहे हैं, तो आपको इसका ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है कि कब आप सर्च वारंट इशू करेंगे, किसके नाम पर इशू करेंगे और कैसे इशू करेंगे। अगर आप पुलिस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं तो आपको अपने अधिकार, ड्यूटीज़ के बारे में जानकारी होना तो बहुत ही ज़रूरी है। और अगर आप आम जनता हैं तो कानून की जानकारी आपको एम्पावर करेगी, आपको शक्ति प्रदान करेगी। तो आप जो कोई भी हैं, इस लेक्चर को अंत तक देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, बीच में मत छोड़िएगा। नोट्स बनाते चलिए अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं तो नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हेडफोन ऑन करना बहुत ज़रूरी है ताकि आप लेक्चर को ठीक से सुन सकें। एक इंपॉर्टेंट बात और, आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि आप इस लेक्चर के बाद सब्सक्राइब कर ही लेंगे। और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकॉन ज़रूर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें। एक इंपॉर्टेंट बात और, इससे पहले कि मैं लेक्चर शुरू करूं, आप हमसे जुड़ सकते हैं सीधे ही हमारे फेसबुक पेज से जुड़िए, www.facebook.com/विधिक शिक्षा, जो आपको स्क्रीन पर फ्लैश होता हुआ दिखाई पड़ रहा होगा। और अगर आप लॉ से रिलेटेड आर्टिकल्स, लेक्चर्स, ऑडियो वीडियो लेक्चर्स, क्वेश्चन पेपर्स और बहुत सारी चीज़ें जानना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट से जुड़िए, www.vidikशिक्षा.com। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, सर्च एंड सर्च वारंट अंडर CRPC 1973। देखते हैं सर्च क्या है और सर्च की परिभाषा क्या है। अ सर्च वारंट इज अ रिटन अथॉरिटी गिवन टू अ पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन बाय अ कॉम्पिटेंट मजिस्ट्रेट और कोर्ट फॉर द सर्च of any place, either generally or for a specified thing or documents or for persons wrongfully detained. It is a coercive method which involves invasion of the sanctity and privacy of a citizen's home or premises. तो सर्च वारंट क्या होता है, तो आप पहले मैं वारंट क्या है ये समझा दूं। वारंट का मतलब होता है अधिकार पत्र। तो अधिकार किस चीज़ का, तो यहाँ जब हम सर्च वारंट की बात करेंगे तो सर्च करने का अधिकार किसे दिया जाएगा, किसी पुलिस अधिकारी को दिया जाएगा, किसी अन्य अधिकारी को दिया जा सकता है। कोर्ट ये अधिकार देती है, कॉम्पिटेंट मजिस्ट्रेट ये अधिकार देंगे। ये कॉम्पिटेंट मजिस्ट्रेट कौन है, ये आने वाले सेक्शंस में हम समझेंगे। तो ये अधिकार पत्र है जिसमें अथॉरिटी दी जाती है कि किसी प्रीमाइसिस में, किसी स्थान में कोई व्यक्ति प्रवेश करे, कुछ सामानों को, कुछ चीज़ों को, कुछ वस्तुओं को या व्यक्तियों को भी वो सर्च करे। तो मैं आगे चलता हूँ, लिए चलता हूँ रिलेटेड सेक्शंस में CRPC के, जिनका संबंध सर्च से है। तो CRPC में दो तरह के सर्च की जानकारी हमको मिलती है। पहला है सर्च मेड अंडर वारंट। वारंट के अधिकार पत्र के आधार पर उसके अंतर्गत किया जाने वाला सर्च, यह है सेक्शन 93, 94, 95 और 97 CRPC में आता है। और सर्च कंडक्टेड विदाउट वारंट, बिना वारंट के सर्च जो है, ये सेक्शन 103, 153, 165 और 166 में आता है। तो दो तरह की बातें हैं, ध्यान रखने की ज़रूरत है कि मान लीजिए कभी कोई पुलिस अधिकारी या अन्य अधिकारी सर्च करने के लिए, तलाशी लेने के लिए आपके स्थान पर, घर पर, या जब कोड ऑफ कंडक्ट लागू होता है तो आपने देखा होगा रास्ते में गाड़ी रोक ली जाती है और गाड़ी की तलाशी ली जाती है। तो हमेशा ही वारंट की ज़रूरत नहीं होती। दो तरह के सर्च होते हैं, मैंने बताया। एक जिसमें वारंट होगा, जहां पुलिस अधिकारी या अधिकारी आपके प्रेमाइसेस में, घर में, आपके दुकान पर आएंगे और आपको वारंट दिखाएंगे कि फलां मजिस्ट्रेट ने इस आधार पर वारंट जारी किया है। और कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जहां आपको वारंट नहीं दिखाया जाएगा, उनके पास अधिकार होता है कि वो बिना वारंट के सर्च कर सकें। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, अगर आपके पास कार या बाइक है और अभी आप जब मध्य प्रदेश में खासकर या किसी भी जगह जहां चुनाव हो रहे हैं वहां आचार संहिता लगी हुई है, आपकी गाड़ी को रोककर तलाशी ले ली जाती है। वैसे भी कई बार पुलिस अधिकारी के पास ये अधिकार होता है कि वो आपकी गाड़ी को रोके, आपके वाहन को रोके और उसकी तलाशी ले ले। तो दो तरह के सर्च होते हैं, एक वारंट के आधार पर और एक बिना वारंट के आधार पर। जानते हैं इस तलाशी या सर्च का उद्देश्य क्या है इस स्लाइड में।
पर्पज ऑफ इशू ऑफ सर्च वारंट, तो पहला उद्देश्य है इसका फॉर प्रोडक्शन ऑफ अ डॉक्यूमेंट और थिंग्स, किसी दस्तावेज या वस्तु को प्राप्त करने के लिए, उसको उपलब्ध करवाने के लिए। फिर है फॉर सर्च ऑफ अ हाउस सस्पेक्टेड टू कंटेन स्टोलन प्रॉपर्टी, फॉर्ज डॉक्यूमेंट एटसेट्रा, ऐसे किसी घर की तलाशी लेने के लिए जहां पर मैं सस्पेक्टेड, संदिग्ध स्टोलन प्रॉपर्टी, चुराई हुई संपत्ति रखी हुई है, या फोर्ज डॉक्यूमेंट, ऐसा कोई दस्तावेज रखा हुआ है जो कि फर्जी है, जिसके साथ में कूट रचना की गई है। फोर्ज डॉक्यूमेंट के लिए हमारे पास शब्द है कूट रचित दस्तावेज। या तीसरा, टू सीज एनी पब्लिकेशन, किसी प्रकाशन को जब्त करने के लिए, जिसका संबंध हो सकता है कि किसी की मानहानि से हो, जिसका संबंध हो सकता है देशद्रोह से हो, राजद्रोह से हो। और चौथा, फॉर डिस्कवरी ऑफ पर्सन्स रॉन्गफुली कन्फाइंड, ऐसे व्यक्तियों को खोजने के लिए जिनको कि रॉन्गफुली कन्फाइन किया गया है, विधि विरुद्ध रूप से निरोध करके रखा गया है, बंद करके रखा गया है। देखते हैं सर्च कंडक्टेड अंडर वारंट के बारे में कि जब कभी वारंट के आधार पर सर्च होता है तो कौन कौन से सेक्शन में होता है, क्या प्रोविजन है। तो सबसे पहले आता है सेक्शन 93, जैसा कि आप स्लाइड में देख रहे हैं। दिस सेक्शन प्रोवाइड्स व्हेन सर्च वारंट में बी इशूड अंडर दिस सेक्शन। तो 93 में कोई मजिस्ट्रेट सर्च वारंट इशू कर सकता है, और सर्च वारंट इशू किया जाएगा किस पर्पज से वो समझें। कोर्ट हैज रीजन टू बिलीव एनी पर्सन हु हैज समन्ड अंडर सेक्शन 91 एंड ही विल नॉट प्रोड्यूस द डॉक्यूमेंट एज रिक्वायर्ड। जब कभी किसी न्यायालय को ये लगता है कि किसी व्यक्ति को धारा 91 के अंतर्गत कोई समन जारी किया गया है दस्तावेज या वस्तु को प्रस्तुत करने के लिए, और वो दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करेगा, तो न्यायालय सर्च वारंट इशू कर सकता है। Where such document or thing is not known to the court to be in the possession of any person, जहां न्यायालय को ये नहीं पता होता कि कोई दस्तावेज या वस्तु किसी व्यक्ति के कब्जे में है, तो वहां भी वो सर्च जारी कर सकते हैं। Where the court considers that the purpose of any inquiry, trial or other proceeding will be served by a general search, जहां न्यायालय को यह लगता है कि कोई इंक्वायरी, जांच, ट्रायल, विचारण या कोई अन्य कार्यवाही साधारण सर्च से पूरी हो सकती है, वहां भी सर्च का वारंट जारी किया जा सकता है। एक केस है हमारे पास वी.एस. कुत्तन पिल्लई बनाम रामकृष्ण एवं अन्य का मामला है, वी.एन. कुत्तन पिल्लई वर्सेस रामकृष्ण एंड अदर्स, और ये केस है 1980 का। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तलाशी का वारंट जारी करना एक गंभीर विषय है, और तलाशी का वारंट जारी करने का आदेश जो है वो दोषपूर्ण तरीके से नहीं दिया जाना चाहिए। तलाशी का वारंट जारी करना मजिस्ट्रेट के विवेक पर निर्भर करता है, इट इज़ अ डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ अ मजिस्ट्रेट। लेकिन मजिस्ट्रेट से यह उम्मीद की जानी चाहिए कि जब कभी उसने तलाशी का वारंट जारी किया है, उसने विवेक का ठीक प्रयोग किया होगा और कारणों को लेखबद्ध किया होगा। ही मस्ट रिड्यूस द रीजंस इन राइटिंग। एक केस हमारे पास और आता है चूड़ियाराम वर्सेस अग्रवाल स्ट्रीट कॉर्नर का, ये 1990 का केस है। इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जब कभी तलाशी का वारंट जारी किया जाए तो न्यायालय को यह ध्यान में रखना चाहिए कि किसी व्यक्ति के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। तो सेक्शन 93 में आपने समझा कि तलाशी का वारंट कब जारी किया जाता है, कौन जारी कर सकता है। तो दो बातें इंपॉर्टेंट है, तलाशी का वारंट कोई मजिस्ट्रेट एनी कोर्ट में इश्यू द वारंट अंडर सेक्शन 93, और कारण क्या है उसके, मोटे मोटी कारण आपने समझा कि कहीं कोई फोर्ज डॉक्यूमेंट रखा हुआ है, फर्जी दस्तावेज, कहीं कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके बारे में पता नहीं वो किसके कब्जे में है, या कहीं समन होने के बाद भी कोर्ट को ये लगता है कि ये डॉक्यूमेंट या थिंग जो है, दस्तावेज या वस्तु प्रस्तुत नहीं की जाएगी, या कोर्ट को कहीं ये लगता है कि कोई स्टोलन प्रॉपर्टी, चुराई हुई संपत्ति रखी हुई है। बहुत सारे कारण हैं जिनके आधार पर तलाशी का वारंट जारी किया जा सकता है। कुट्टन पिल्लई वाले मामले में हमने ये समझा कि कोर्ट जब कभी भी तलाशी का वारंट जारी करे उसको अपनी डिस्क्रिशनरी पावर, विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग करना चाहिए, और यह स्पष्ट बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है कि ये विवेकाधीन शक्ति मनमानी नहीं हो सकती। इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि किसी के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, उसके अधिकारों पर एडवर्स इफेक्ट ना पड़े। अंडर सेक्शन 94 सर्च ऑफ प्लेसेस, स्थानों की तलाशी के बारे में प्रावधान है। इस धारा के अनुसार कोई डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एसडीएम, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, ये तलाशी का वारंट इशू कर सकते हैं। इन तीनों के नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है, डीएम, एसडीएम एंड जेएमएफसी। ये किसी स्थान की तलाशी का वारंट जारी कर सकते हैं यदि इनको विश्वास है, रीजन टू बिलीव, विश्वास करने का कारण है, पहला, दैट एनी स्टोलन प्रॉपर्टी में बी फाउंड फ्रॉम सच प्लेस, अगर उनको ये लगता है कि किसी स्थान से कोई चुराई हुई संपत्ति मिल सकती है, और एनी ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल फाउंड फ्रॉम एनी सच प्लेस, उनको लगता है कि ऐसे स्थान से कोई
ऐसी चीज़ मिल सकती है जो कि ऑब्जेक्शनेबल है, संदिग्ध है, और एनी सच आर्टिकल इज डिपॉजिटेड इन एनी सच प्लेस। अगर उनको ये लगता है कि ऐसे स्थान में कोई संपत्ति, कोई आर्टिकल, कोई चीज़ छुपाई हुई है जिसका संबंध किसी मामले से है। जैसा कि आप देख रहे हैं, केस हमारे सामने आता है विकास बुक एजेंसी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, 1992 का ये केस है। इसमें कोर्ट ने ये कहा कि तलाशी का वारंट जारी करना एक न्यायिक कार्य है, इट इज़ अ जुडिशियल वर्क, जुडिशियल प्रोसेस, और मजिस्ट्रेट को न्यायिक कार्य करने के लिए अपनी विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग करना चाहिए, उस कार्य को मनमाने ढंग से नहीं करना चाहिए। विश्वास करने का कारण, जो रीज़न टू बिलीव है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मजिस्ट्रेट के पास कोई आधार हो इस विषय पर विश्वास करने के लिए कि ऐसी कोई वस्तु कहीं मिलेगी यदि तलाशी की जाती है। तो सेक्शन 93 और 94 के सर्च वारंट के बाद हम चलते हैं सेक्शन 95 के सर्च वारंट के लिए। सेक्शन 95 में कुछ पब्लिकेशंस को सीज करने के लिए सर्च वारंट की बारे में बात है, कुछ प्रकाशनों को जब्त करने के लिए। वो कौन से प्रकाशन हैं और कौन अथॉरिटी है जो इन प्रकाशनों को सर्च करने के लिए, वारंट जारी करने के लिए कह सकता है, आइए देखते हैं सेक्शन 95 सीआरपीसी में। तो सेक्शन 95 सीआरपीसी रीड्स एज पावर टू डिक्लेयर सर्टेन पब्लिकेशंस फोरफिटेड एंड टू इश्यू सर्च वारंट फॉर द सेम। सो सेक्शन 95 का जो प्रावधान है वो ये है कि राज्य सरकार के पास अथॉरिटी है, स्टेट गवर्नमेंट के पास में, कि वो किसी ऐसे पब्लिकेशन को सीज करने के लिए सर्च वारंट इशू कर सकती है जिसमें कि ऐसी कोई बात का प्रकाशन है, पब्लिकेशन है, जिसका संबंध है सेक्शन 124A आईपीसी से। 124A आईपीसी में सेडिशन है या राजद्रोह हो, फिर 153A आईपीसी, 153B आईपीसी, 292 आईपीसी, 293 आईपीसी और 295A आईपीसी, इनसे रिलेटेड अगर कोई बातें हैं तो राज्य सरकार ये वारंट इशू करने के लिए कर सकती है, और साथ ही ऐसे दस्तावेजों को जब्त करने की भी बात की जा सकती है, उनको सीज करने की बात की जा सकती है। कौन सी बातों का प्रकाशन नहीं हो सकता, ये समझने की ज़रूरत है। 124A आईपीसी ये कहता है कि ऐसी बातें जिसका संबंध राजद्रोह से है। ये राजद्रोह क्या है, इसके बारे में एक लेक्चर बनाकर मैं अपलोड कर ही चुका हूं। 153A 153B कहती है धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने वाली बातें, ऐसी कोई बात जो धर्म विरुद्ध लिखी गई हैं। या 292 294 आईपीसी की जब हम बात करते हैं तो अश्लील बातें, तो अश्लील सामग्री, पोर्नोग्राफिकल कंटेंट जो है उसको प्रकाशित करना, पब्लिकेशन करना, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, ये सब अपराध है, आपको पता होना चाहिए। तो इससे रिलेटेड कोई बातें हैं तो राज्य सरकार सीधे ही एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स को ये ऑर्डर दे सकती है कि ऐसे डॉक्यूमेंट्स को सीज कर लिए जाएं। तो सेक्शन 95 के साथ सीधे सेक्शन 96 आता है। अगर किसी व्यक्ति को ये लगता है कि उसकी दस्तावेज को या उसके पब्लिकेशन को, उसकी किताबों को, न्यूज़पेपर को आधारहीन रूप से जब्त कर लिया गया है, सीज कर लिया गया है, तो वो सीधे सेक्शन 96 में हाई कोर्ट में अपील कर सकता है। इस बात को याद रखने की आवश्यकता है। चलते हैं सेक्शन 97 में। सेक्शन 97 सीआरपीसी में रॉन्गफुल कन्फाइंड पर्सन्स को, ऐसे लोगों को जिनको विधि विरुद्ध रूप से निरुद्ध रख दिया गया है। ये विधि विरुद्ध रूप से निरुद्ध रखना या रॉन्गफुली कन्फाइनमेंट क्या है, मैं बहुत साधारण तरीके से समझाता हूं। किसी भी व्यक्ति को बंदी बनाकर नहीं रखा जा सकता। मैं रिपीट कर दूं, किसी भी व्यक्ति को कोई भी बंदी बनाकर नहीं रख सकता। अगर पुलिस ने किसी को अरेस्ट किया है तो कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है, सेक्शन 57 रेड विद सेक्शन 167 सीआरपीसी ये कहती है कि अधिकतम 24 घंटे, जी हां नोट कर लें, मैक्सिमम 24 आवर्स तक उसको थाने में रखा जा सकेगा। इसके बाद उसे मजिस्ट्रेट के सामने ले जाना है। अगर किसी व्यक्ति को 24 घंटे से ज़्यादा बंदी बनाकर रखा गया है तो यही रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट है, विधि विरुद्ध निरुद्ध करना है। या मान लीजिए किसी व्यक्ति ने ही किसी व्यक्ति को बंदी बनाकर रखा हुआ है, तो ऐसे स्थान की तलाशी, वो हो सकता है कोई घर हो, कोई जगह हो, ये पुलिस स्टेशन भी हो सकता है, वॉट एवर इट मे बी, उसकी तलाशी लेने के लिए सेक्शन 97 में वारंट के बारे में प्रावधान है। तो देखें ये वारंट कौन इशू कर सकते हैं। सेक्शन 97 में लोगों को तलाश करने के लिए, अभी तक हम पढ़ रहे थे 93, 94 में हम दस्तावेजों और वस्तुओं के बारे में बात कर रहे थे। सेक्शन 95 और 96 में हमने प्रकाशनों, पब्लिकेशंस के बारे में बात करी, और सेक्शन 97 में हम बात कर रहे हैं लोगों के बारे में। ऐसा कोई स्थान जहां कोई व्यक्ति निरुद्ध करके रखा गया है, रॉन्गफुली कन्फाइन करके रखा गया है, उस स्थान की तलाशी। तो कौन एम्पावर्ड है, आइए देखते हैं स्लाइड में। सेक्शन 97 ये कहता है कि डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एसडीएम, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जेएमएफसी, इनके पास ये अधिकार है कि ऐसे स्थान की तलाशी के लिए वारंट जारी करें। इन तीनों के नाम याद कर लें, प्री एग्जामिनेशन में बहुत काम का है। डीएम, इसे हिंदी में कहते हैं जिला दंडाधिकारी।
एसडीएम सब डिविजनल मजिस्ट्रेट या इन्हें हम कहते हैं उपखंड दंडाधिकारी, और जेएमएफसी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, इसे हिंदी में हम कहते हैं न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी। इन तीनों के पास ये अधिकार है कि रॉन्गफुली कन्फाइंड, दोषपूर्ण रूप से बंदी बनाकर रखे गए लोगों को ढूंढने के लिए, तलाशी लेने के लिए वारंट जारी कर सकें। एक और इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे संविधान में जब आप जाएंगे तो आर्टिकल 32 और 226 में जब हम रिट की बात करते हैं तो एक इंपॉर्टेंट रिट निकल कर आता है, वो है हैबियस कॉर्पस, HABEAUS, हैबियस कॉर्पस। तो हैबियस कॉर्पस एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है किसी को सशरीर प्रस्तुत करना। इसके लिए हिंदी में शब्द है बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो ये जो हमारा सेक्शन 97 का जो पावर है डीएम, एसडीएम और जेएमएफसी के पास में, ये वैसे ही पावर है जैसे हैबियस कॉर्पस रिट की तरह हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास में है, जहां किसी व्यक्ति को तलाश किया जाता है और कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया जाता है। तो अभी आपको ये समझ में आया होगा कि वारंट के द्वारा तलाशी कैसे ली जाती है, किसी स्थान की तलाशी के लिए वारंट कौन जारी कर सकता है, लोगों की तलाशी के लिए कौन वारंट जारी कर सकता है, और साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज भी आपने समझे होंगे। इसका दूसरा सेगमेंट हम जल्दी ही अपलोड करेंगे आप लोगों के लिए, जहां हम ये समझेंगे कि वे कौन से मामले हैं जहां पर बिना वारंट के भी तलाशी ली जा सकती है। और एक इंपॉर्टेंट बात हम समझेंगे कि तलाशी कैसे ली जाए, तलाशी की प्रक्रिया क्या है, तलाशी कैसे ली जानी चाहिए, कौन सी बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए, ये भी हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको करना बस ये है कि जुड़े रहिए इस प्लेटफॉर्म पर, इस चैनल से, और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो हर उस जगह इसको शेयर करिए जहां आप मौजूद हैं। आप लिंक्डइन पर शेयर करिए, फेसबुक पर शेयर करिए, व्हाट्सएप पर शेयर करिए और अपने मित्रों को दिखाइए, क्योंकि मैं बार बार ये कहता रहता हूँ कि कानून की जानकारी आपको शक्ति प्रदान करेगी, आपको एम्पावर करेगी। तो आज इस लेक्चर में इतना ही, जल्दी ही मिलते हैं इसके सेकंड पार्ट के साथ इसी चैनल पर। तब तक के लिए जुड़े रहिए इस चैनल से। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस टाइम।